नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। मोदी 3 कैबिनेट का विस्तार हो गया है। प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण कर लिया है। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलाई। बहरहाल शपथ कौन दिलाता है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण विषय आ जाता है कि जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का प्रथम कार्यकाल था तो शपथ ग्रहण के दिन कम मंत्रियों ने शपथ लिया था। उसके बाद जब दूसरा कार्य 2019 का आया, उसमें 2014 वाले कार्यकाल से ज़्यादा मंत्रियों ने शपथ ली साथ में। लेकिन जब यह आप 2024 का शपथ ग्रहण समारोह देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि 71 मंत्रियों ने उनके साथ शपथ ली। तो वो कौन सी परिस्थितियाँ आ गई कि पहले कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल में अधिक मंत्रियों की संख्या, दूसरे कार्यकाल से तीसरे कार्यकाल में मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो गई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो मुद्दा होगा वह यह हो गया कि क्या अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं हमारी केंद्र सरकार में। क्या इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान है? अगर है तो वह क्या है, और हमारे संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो ऐसे प्रावधानों को प्रावधानित करता है। साथ ही साथ हम विधानसभाओं में मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री रख सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे संविधान में कुछ संशोधनों के द्वारा प्रावधान किया गया है। लेकिन उसके कुछ अपवाद भी है। जहां पर 40 विधानसभा की सीटें हैं, कई राज्यों में 60 विधानसभा की सीटें हैं, तो उनके बारे में भी हमारा संविधान क्या कहता है। आइए इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करते हैं। आज का जो हमारा टाइटल होगा वह है मोदी 3 अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। 81 से ज़्यादा मंत्री क्यों नहीं हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के मंत्री परिषद में क्यों 81 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। खबर क्या है, 91वां संविधान संशोधन 2003 के बारे में हम बात करेंगे, और इससे संबंधित जो अनुच्छेदों में संशोधन किए गए थे या उसके उप अनुच्छेद को जोड़ा गया था उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या मंत्रालयों की संख्या पर भी सीमा है कि क्या किस मंत्रालय में कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, या किस विभाग के कौन से मंत्री होंगे। क्या इस प्रकार का भी कोई प्रावधानित किया गया है हमारे संविधान में? अगर हाँ तो उस पर बात करेंगे, नहीं तो क्यों नहीं किया गया है इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद इसके महत्व को हम जानेंगे। कहते हैं मोदी का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल, मंत्रियों की संख्या, यह जो मंत्रियों की संख्या दी गई है वह यह बताता है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के साथ कितने मंत्रियों ने शपथ लिया मंत्री पद का। बहरहाल अब तो मंत्रियों के विभागों का और मंत्रालयों का भी बंटवारा हो गया है, उस पर भी एक नए वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन यह जो फिगर इसमें दिया जा रहा है कि जो मोदी का पहला कार्यकाल था 2014 का, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ 46 मंत्रियों ने शपथ लिया था। 2019 का जब कार्यकाल आया तो 58 मंत्रियों के साथ इन्होंने शपथ ग्रहण लिया। अब जब 2024 तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का आता है और जब वो शपथ ग्रहण करते हैं तो उनके साथ 72 मंत्री टोटल होते हैं। आखिर यह मंत्रियों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? मंत्रियों की संख्या बढ़ने के पीछे यह एक प्रमुख कारण है कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए जो घटक दल है, मजबूत घटक दल हैं जितने, उनके जो दल हैं उनको खुश करना भी इस सरकार की पहली प्राथमिकता हो गई है। और कैसे यह गठबंधन की जो सरकार है वो 5 सालों तक चलाई जाए, इसके लिए राज्य स्तरीय जो पार्टियां हैं जो एनडीए सरकार को समर्थन दी है, एनडीए सरकार के घटक दलों में छोटे राजनीतिक दलों के रूप में हैं, उनको खुश रखने के लिए यह मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी गई है, ऐसी चर्चा की जा रही है। और यह बात लाजमी भी है। यह जो आंकड़े दिए गए हैं यह विस्तारित मंत्रिमंडल की बात, मंत्रिपरिषद की बात नहीं है। यह जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण किया था, कितने मंत्री उनके साथ और थे या कितने लोगों ने शपथ ग्रहण किया था, उसकी ये बात की गई है। यह 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो 46 लोग प्रधानमंत्री से शपथ ग्रहण किए थे। 19 में 58 लोग, और जो 24 का लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए के पक्ष में जो रुझान आए, बहुमत दल के नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया और मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 72 लोगों के साथ शपथ ग्रहण किया। इससे संबंधित जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003 में किया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए गवर्नमेंट की सरकार थी।
उस समय यह संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान के का जो अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में एक एक इसका अनुच्छेद का जो उप अनुच्छेद है उसको ऐड किया गया था और इसी में बताया गया था कि 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। मतलब केंद्र की सरकार हो चाहे विधानसभा की सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, उसमें जो टोटल मंत्री होंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर वह 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारी लोकसभा है उसमें 543 लोकसभा सदस्यों हुई थी, निर्वाचन हुआ था। तो 543 का अगर हम 15% निकालते हैं तो 81.45 आएगा। तो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए टोटल मंत्री की जो संख्या है वह 81 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब देखिए इसमें जो 81 है उसमें 80 मंत्री होंगे और एक प्रधानमंत्री होंगे, यह बात कह। लेकिन अगर वहीं हम राज्यों की बात करें तो राज्यों की बातों में भी इस सीमा को लिया जाता है। जिस भी राज्य की किसी भी राज्य की जो विधान सभा सदस्यों की संख्या होगी उसके 15% से ज़्यादा वहाँ पर मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। उस 15% में मुख्यमंत्री का पद भी जोड़ा जाता है। लेकिन बहरहाल कुछ हमारे राज्य ऐसे हैं, या गोवा को ले लिया जाए जहाँ पर विधानसभा की संख्या 40 है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। क्या वहाँ पर भी 15% ही बनाए जा सकते हैं मंत्री मुख्यमंत्री को लेकर? तो नहीं, वहाँ के लिए अपवाद है। अपवाद यह है कि अगर हम बात करें गोवा की, गोवा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है, तो 40 का अगर हम 15% निकालते हैं तो यह संख्या 6 होती है। इसमें मुख्यमंत्री मतलब 5 मंत्री और 1 सीएम। लेकिन हमारे संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि यह जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए जिस राज्य में 15% का मान 12 से कम है वहाँ पर मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 हो सकती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये हमारे संविधान का 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार केंद्र के लिए और राज्यों के लिए यह प्रावधान प्रावधानित किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? यह जो 91वां संविधान संशोधन आया था उसका उद्देश्य यह था कि बड़ी मंत्रिपरिषद और इसके कारण सरकारी व्यय को कम करना। जो बड़ी मंत्रिमंडल होगी, बड़ी मंत्रिपरिषद होगी, उसमें क्या मंत्रियों के खर्चे होंगे, सरकारी व्यय होगा, तो सरकारी व्यय होगा तो राजकोष पर ज़्यादा भार पड़ेगा, तो उसको कम करने के लिए ऐसा प्रावधान प्रावधानित किया गया था। मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। एक हम इसके पहले जो हमारा वीडियो सेशन हुआ है उसमें हमने जाना है कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्रियों की दो श्रेणी है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, उसके बारे में डिटेल से जाना है। लेकिन चूंकि इसमें भी इसको लेना जरूरी है तो इसमें कुछ आंशिक बातों को हम समझते हैं कि जो मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे गृह हो गया, सुरक्षा हो गया, सुरक्षा मतलब रक्षा, विदेश हो गया, उसके बाद आपका वित्त हो गया, ये सब कैबिनेट होते हैं, मतलब प्रमुख मंत्रालय। कैबिनेट केंद्र सरकार के प्रमुख नीति निर्धारण निकाय होते हैं। बात कर लेते हैं राज्य मंत्री की, तो स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्रियों के साथ ये रहते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं इसमें 2 श्रेणियां होती है। स्वतंत्र प्रभार की श्रेणी होती है, वह अपने छोटे छोटे मंत्रालय विभागों के प्रमुख होते हैं, उस विभाग का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। लेकिन राज्य मंत्री कुछ ऐसे होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के अंडर में रहकर वो लोग काम करते हैं। जैसे बात करिए गृह मंत्रालय में पिछले कार्यकाल में आपने देखा था कि अमित शाह गृह मंत्री थे और जो राज्य गृह मंत्री थे वो टेनी थे, अजय मिश्रा टेनी। तो एक एक जो बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं उसमें राज्य मंत्री भी होते हैं और कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करने के लिए काम करते हैं। उप मंत्री कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के साथ ये लोग लग जाते हैं अगर कोई विभाग बड़ा होता है तो। मंत्रालयों की संख्या की भी कोई सीमा है? हमारा जो संविधान का 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 और जिसके अनुसार हमारा आर्टिकल 75 और 164 में अनुच्छेद 1A और 1A जोड़ा गया था, तो क्या यह ऐसा प्रावधान करता है
कि जो मंत्रालय हैं उनकी संख्या पर भी कोई निर्बंधन या प्रतिबंधन है। टोटल 93 और 58 मंत्रालय हैं और 93 विभाग हैं। इतनी बातें हैं तो संविधान में ऐसी किसी भी सीमा का उल्लेख नहीं है। मंत्रालय एवं विभागों की संख्या का आधार किस प्रकार का आधार होना चाहिए, प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय एवं विभागों की संख्या को आधार माना जाएगा, बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। नीतिगत प्राथमिकता आधार माना जाता है और प्रधानमंत्री का विवेक, जो प्रधानमंत्री हैं उनके विवेक कौशल पर भी, बुद्धिमत्ता के ऊपर भी निर्भर करता है कि किस विभाग में, किस मंत्रालय में और मंत्रियों की संख्या बढ़ानी है या कम करनी है। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। जो मंत्रालय हैं और विभाग हैं उसकी संख्या का आधार वहाँ की प्रशासनिक आवश्यकता होगी, नीतिगत प्राथमिकता होगी, प्रधानमंत्री का विवेक होगा और प्रभावी प्रशासन, कार्यकारी निर्णयों के माध्यम से भी मंत्रालयों एवं विभागों का निर्माण, विलय और विघटन कर दिया जाता है। अगर कुछ ज़्यादा मंत्रालय होंगे तो उनका एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाएगा और कुछ अगर देखा जाएगा कि कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिनका काम ज़्यादा है तो उसमें 2 पार्ट में मंत्रालयों को बढ़ा दिया जाता है। ऐसा हम लोग अपने संविधान में और अपने भारत सरकार पिछले कार्यकाल में ही हमने देखा है। अब जानते हैं कि इसके महत्व के पीछे क्या कारण है। असामान्य रूप से बड़ी मंत्रिपरिषद बनाने की प्रथा को रोकना। हम देखते आए हैं कि जब जब गठबंधन की सरकारें रही हैं तो क्षेत्रीय दलों को खुश करने के लिए मंत्रियों की संख्या में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और जो प्रशासनिक क्षमता है, प्रशासन की शासन करने की व्यवस्था है, वो भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। उसकी जो स्थितियां हैं वो बेहतर नहीं होती जाती हैं, वो न्यून होती जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने बड़ी मंत्रिपरिषद बनाने की प्रथा को रोकने हेतु 91वें संविधान संशोधन 2003 को लागू किया। अक्षमता को रोकना, राजनीतिक हेरफेर की संभावना को सीमित करना। अब लोगों का माइंड सेटअप रहेगा कि 81 से ज़्यादा मंत्री नहीं बनेंगे। अगर हमारे पार्टी से 5 ही विधायक हैं या 5 ही सांसद हैं और शासन और सरकार को समर्थन दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि 5 लोगों को मंत्री का हम कहेंगे कि 5 हमारे जो लोग MP जीते हैं उनको मंत्री बना दीजिए, तब हम आपकी सरकार में को समर्थन देंगे। वो पहले से ही यह समझ गए हैं कि इतने ही मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं। तो जिस अनुपात में हमारी सरकार, हमारी पार्टी की सीटें आई हैं उस अनुपात में हमें मिल पाएगा कि नहीं मंत्री पद, उसको ध्यान में रखते हुए वो लोग सरकार को समर्थन देते हैं। जैसे रामविलास पासवान की पार्टी हो गई, आपका नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो गई, ये सब पार्टियां यही माइंड सेटअप करके राजग को समर्थन दी है। राजनीतिक हेरफेर की संभावना, कुछ मंत्रियों के पास 1 से अधिक मंत्रालय हो जाएंगे तो काम धीरे धीरे, जैसे छोटे छोटे मंत्रालय हैं और एक दूसरे से जुड़ा हुआ काम है तो वो कर पाएंगे। इस कक्षा में हमने यह जानने का प्रयास किया कि हमारा कौन सा संविधान संशोधन है जो केंद्र में 81 से ज़्यादा मंत्री प्रधानमंत्री को मिलाकर नहीं रखने का प्रावधान प्रावधानित करता है और साथ ही राज्यों के लिए भी 15% से ज़्यादा वहाँ की जो विधानसभा की सदस्यों की सदस्य संख्या है उससे ज़्यादा नहीं होंगे। उस 15% में मुख्यमंत्री का पद भी होगा। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, जहाँ 15% का मान 12 से कम है वहाँ 12 मंत्री रहेंगे, उसमें मुख्यमंत्री का पद भी जोड़ा जाएगा। हमने गोवा के मॉडल को देखा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।